पहले ही वो मेंबर्स होने चाहिए जो कि 8 की टीम को पूरा कर सके। और तब हुएंग बॉस वाले गेट को बंद करने के लिए कहता है। अब तक हमने देखा जिनवू डंजन के सभी मॉन्स्टर्स को मारते हुए आगे बढ़ रहा होता है और उसके साथ साथ उसका लेवल भी बढ़ता जाता है। तब हम देखते हैं कि वो अपनी पूरी ताकत लगाकर उस डंजन के बॉस को हरा देता है और उस डंजन से बाहर आ जाता है। और तब बाहर आते ही उसे पता चलता है कि एक डंजन ब्रेक हो चुका है और उसके मैजिक बीस्ट बाहर आ गए हैं, पर सिर्फ डी रैंक बॉस ही बचा है। और तब वो एक ही वार से उसे मार देता है, पर किसी को भी उसके बारे में नहीं पता चलता। और अब आगे तब हम यहाँ देखते हैं जिनवू ने साइतामा का वर्कआउट प्लान यूज करके बहुत तगड़ी बॉडी बना ली होती है और सारी नर्सेस उसकी बॉडी को देखकर उससे इम्प्रेस हो चुकी होती है। तभी एक नर्स उसके रूम में चली जाती है जहाँ पर वो एक्सरसाइज कर रहा होता है। तब वो नर्स उसे बिना शर्ट के देखकर शर्मा जाती है और सोचती है, क्या इसकी मसल्स हमेशा से इतनी सॉलिड थी? क्या सच में इसके पास पहले भी इतनी अच्छी फिजिक थी? तब जिनवू कहता है, आखिरकार आप मुझे क्या बताने आई हैं? आज आपका डिस्चार्ज होने का टाइम है, तो इसलिए मैं आपसे पूछने आई हूँ कि आपको कोई दिक्कत तो नहीं है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तब नर्स उसे सारे प्रोसीजर को पूरा करने के लिए कहती है और उससे उसका नंबर मांगती है। तब जिनवू सोचता है, क्या ये मेरा नंबर मेरी मेडिकल रिपोर्ट को सेंड करने के लिए मांग रही है? और तब वो उसे अपना नंबर दे देता है। तब हम यहाँ देखते हैं टीवी पर 7S रैंक हंटर्स में से एक हंटर बेक योनहू का इंटरव्यू चल रहा होता है। तब वो इंटरव्यूअर उससे उसकी नॉर्मल लाइफ के बारे में पूछती है। तब वो बताता है कि वो हर रोज ट्रेनिंग करता है ताकि वो अपनी बॉडी को स्ट्रॉन्ग रख सके और अपने दोस्तों को मुसीबत से बचा सके। तब हम यहाँ देखते हैं जिन्हा भी इस न्यूज को देख रही होती है और तभी उसे याद आता है कि उसे तो स्कूल भी जाना है। और तब वो जैसे ही बाहर निकलती है तब वो नोटिस करती है कि उसकी भाई की बॉडी में कुछ चेंजेस आए हैं और वो कहती है, क्या तुम एक्सरसाइज कर रहे हो? और तुम तो पहले से भी लंबे हो चुके हो। क्या ये सब कुछ तुम्हारी ट्रेनिंग की वजह से है? तब जिनवू हाँ कहता है और तब जिनवू जिना को अम्ब्रेला देखकर उसे बाहर भेज देता है। और तब वो अपने डेली टास्क को देखकर कहता है, आज की रनिंग मैं थोड़ी देर बाद करूंगा। लगता है ये मसल्स मेरी एबिलिटीज चैट की वजह से आए हैं और अगर मैं ऐसे ही ट्रेनिंग करता रहा तो जरूर एक दिन बॉडी बिल्डर बन जाऊंगा। और तब वो अपने बचे हुए एबिलिटी पॉइंट से अपनी स्ट्रेंथ, एजिलिटी और परसेप्शन को बढ़ा देता है। तभी उसे रूम रेंट पे करने के लिए उसके लैंड ओनर का फोन आ जाता है। तब जिनवू उनके पैसे जल्दी ही देने का कहकर फोन को काट देता है और सोचता है, मुझे नहीं पता कि मेरी सेकंड अवेकनिंग हुई है या फिर नहीं, पर अब मैं गॉब्लिन्स को बड़ी आसानी से मार सकता हूँ, तो इसका मतलब मैं रेंट पे करने के लिए बड़ी आसानी से पैसे कमा सकता हूँ। और तब वो काम को ढूंढना स्टार्ट कर देता है और कहता है, काम ढूंढना भी सच में बहुत मुश्किल बात है और अगर मुझे अच्छे पैसे कमाने हैं तो मुझे हाई लेवल डंजन के अंदर घुसना होगा, पर मेरे जैसे ई रैंक हंटर को तो ऐसे डंजन में जाना अलाउड ही नहीं है। तो क्या मुझे दोबारा से अपनी पावर्स को चेक करवाने जाना चाहिए? क्योंकि अगर मेरा हंटर रैंक इंक्रीज हो जाएगा तो मैं हायर लेवल डंजन में घुस पाऊंगा, जिसका मतलब मैं बहुत सारे पैसे कमा पाऊंगा, पर इससे मुझे बहुत सारी अटेंशन मिल सकती है क्योंकि सेकंड अवेकनिंग वाले लोग बहुत रेयर होते हैं और वैसे भी आज तक कोई ऐसा हंटर पैदा नहीं हुआ है जिसके लेवल इंक्रीज होने पर उसकी ताकत बढ़ती है। और अगर ये चीजें लोगों को पता चली तो इससे मेरी तरफ बहुत सारी अटेंशन इकट्ठी हो जाएगी और ये मीडिया पहले ही बहुत ज्यादा तंग करती है, तो इसलिए मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। और वैसे भी मेरे लिए ये अच्छा होगा कि मैं अभी के लिए अपनी पावर्स को छुपा कर रखूं और ये जान लूं कि आखिरकार ये ताकत है क्या। और तभी उसे एक मैसेज आता है और तब हम देखते हैं वो भागता हुआ एक बिल्डिंग के पास पहुंच जाता है जिससे कि उसके सारे डेली टास्क पूरे हो जाते हैं। और तब हम देखते हैं वहाँ पर एक टीम उसका इंतजार कर रही होती है जिसका लीडर हुआंग डॉनसुक होता है। तब उसका एक साथी जिनवू को देखकर कहता है, मैं तो इसे जानता हूँ, ये तो सारी ह्यूमैनिटी के सबसे ज्यादा कमजोर होने का टाइटल हासिल करके बैठा है। तब उसके बाकी टीम मेंबर्स हंसने लगते हैं। तब हुआंग कहता है, मुझे माफ कर देना, मेरे टीम मेंबर्स थोड़े रूड हैं। मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि ये सच है कि मैं एक ई रैंक हंटर हूँ, तो क्या मैं तुम्हें ज्वाइन कर सकता हूँ? मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि यहाँ पर तुम्हें सिर्फ नंबर्स को पूरा करने के लिए बुलाया गया है क्योंकि ये एक सी रैंक डंजन है और इसके अंदर जाने के लिए हमें कम से कम 8 लोगों की जरूरत है और उनमें से आधे लोग सी रैंक के होने चाहिए। और जैसे कि तुम इसमें लड़ाई नहीं लड़ने वाले तो तुम्हें लूट में से कोई भी हिस्सा नहीं मिलेगा, पर हम तुम्हें 2 मिलियन कमीशन फीस देंगे और ये कॉन्ट्रैक्ट इसी चीज का है। तब जिनवू देखता है कि हुआंग की टीम में 4 सी रैंक हंटर्स और 2 डी रैंक हंटर्स होते हैं और साथ में एक लो रैंकर भी होता है। और तब वो इसके लिए हाँ कह देता है और उनसे अपने काम के बारे में पूछता है। तब हुआंग कहता है, तुम हमारा लगेज उठाओगे, इसके अंदर हमारा खाना, कपड़े और इक्विपमेंट्स है और साथ में एक फर्स्ट एड किट भी है। क्या तुम अपने साथ हीलर को नहीं लाए हो? हम जैसे प्राइवेट टीम वाले
लोगों को हीलर्स को रिक्रूट करने में सच में बहुत मुश्किल होती है, और वैसे भी हमने हमेशा बिना हीलर से लड़ाई की है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तब जिन्वू सोचता है एक टीम जिसमें सिर्फ टैंकर्स और फाइटर्स भरे हुए हैं, ये लोग तो सच में बहुत लापरवाह हैं और एक हीलर का ना होना सच में बहुत प्रॉब्लम वाली बात है। और तब वो अपने कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर देता है। तब हम देखते हैं वहाँ पर जिन्वू की तरह एक और हंटर होता है जिसका नाम यो जिनहो होता है और वो एक डी रैंक हंटर होता है। और तब वो कहता है लगता है हम दोनों यहाँ पर नंबर्स को पूरा करने आए हैं। तब जिन्वू सोचता है इस डी रैंक हंटर के पास तो सच में बहुत अच्छे इक्विपमेंट्स हैं। लगता है इसकी फैमिली बहुत ज्यादा अमीर है। लगता है तुम पहली बार सी रैंक डंजन में जा रहे हो, पर तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें बचा लूंगा। और तब वो लोग जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। तब यो कहता है क्या ये बैग तुम्हारे लिए ज्यादा भारी तो नहीं है? तब जिन्वू मना करता है और तब यो इधर उधर की बातें करने लगता है और जिन्वू उसे इग्नोर कर रहा होता है। और तब वो टीम डंजन के गेट तक पहुंच जाती है। तब हुआंग का एक साथी कहता है क्या ये सच में एक सी रैंक डंजन है? तब हुआंग कहता है इन्वेस्टिगेटर्स ने इसे 2 बार चेक किया है, तो इसमें कोई शक नहीं है कि ये एक सी रैंक डंजन है। तब यो कहता है इसका गेट तो सच में बहुत ज्यादा बड़ा है, क्या हमें अंदर जाना चाहिए? तब जिन्वू कहता है इस गेट का साइज इम्पोर्टेंट नहीं है, असली प्रॉब्लम तो ये है कि इसके अंदर किस तरह का मैजिक है। और एसोसिएशन इसी चीज को मेजर करके बताती है कि इस डंजन का लेवल क्या है। बी रैंक और उसके ऊपर वाले डंजन्स को बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैंडल करती हैं, पर सी रैंक डंजन इतना डेंजरस नहीं होता, तो इसलिए इसे कोई भी हैंडल कर सकता है। तुम्हें तो सच में इसके बारे में बहुत कुछ पता है। मैं काफी टाइम से हंटर रहा हूँ, तो इसलिए मुझे इस बारे में पता है। और सोचता है पर मैं पहली बार सी रैंक डंजन के अंदर जा रहा हूँ। और तब वो लोग अंदर जाने लगते हैं और तब यो अपनी तलवार निकाल कर कहता है चलो जिन्वू अंदर जाके लड़ते हैं। और तब वो लोग अंदर चले जाते हैं जहाँ बहुत ज्यादा अंधेरा होता है। और तब वो नोटिस करते हैं कि वहाँ पर कोई भी मैजिकल बीस्ट नहीं होता। तब जिन्वू सोचता है इस जगह से तो मुझे उस टेम्पल की याद आ गई। तब यो कहता है ये लुमिनेसेंट स्टोन क्या होता है? लुमिनेसेंट स्टोन्स चमकने वाले पत्थरों को कहते हैं, जो कि ऐसे गुफा जैसे दिखने वाले डंजन्स में आराम से मिल जाते हैं। और ये स्टोन वॉल्स और फ्लोर पर लगे होते हैं और लाइट को एमिट करके गुफा में रोशनी फैलाए रखते हैं। तो इसका मतलब मैजिक जेम्स मैजिक बीच से निकाले जाते हैं और मैजिक क्रिस्टल्स डंजन में से कलेक्ट किए जाते हैं और लुमिनेसेंट स्टोन्स गुफाओं में लाइट का काम करते हैं। ये तो सच में बहुत ज्यादा मुश्किल है। धीरे धीरे तुम सब कुछ सीख जाओगे। और तब हम देखते हैं वहाँ पर किसी को भी कुछ नहीं मिल रहा होता। तब यो कहता है क्या कोई ऐसा डंजन हो सकता है जिसके अंदर कोई मैजिकल बीस्ट ही ना हो? तब जिन्वू उसे चुप रहने के लिए कहता है और ध्यान से आवाजों को सुनते हुए सोचता है मैजिक बीस्ट यहीं पर है, बस वो खुद को शो नहीं कर रहे। और तब सभी लोगों को भी कोई आवाज सुनाई देती है। तब जिन्वू सोचता है इतने अंधेरे में ग्रुप की तरह भागना और उस तरफ जाना जहाँ पर लाइट है, ये तो सिर्फ इंसेक्ट टाइप मैजिक बीस्ट हो सकते हैं। और तब वो इसके बारे में सभी को बता देता है। और तब वो देखते हैं कि उनके आसपास बहुत सारे होल्स होते हैं और उन्हें ये समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार वो सारे इंसेक्ट्स उन पर हमला किस तरफ से करेंगे। तब जिन्वू को एहसास होता है कि वो सारे इंसेक्ट्स उनके ऊपर हैं और वो सभी को इसके बारे में बता देता है। तब हम देखते हैं कि हुआन अपने मैजिक से उन इंसेक्ट्स पर हमला कर देता है और तब हुएंग सभी इंसेक्ट्स को अपनी तरफ बुलाने लगता है और उसके बाकी साथी उन मॉन्स्टर्स को मारना शुरू कर देते हैं। तब जिन्वू सोचता है ये तो एक टॉन्टिंग स्किल है, ये सी रैंक हंटर्स तो सच में बहुत ज्यादा बढ़िया हैं। और तब हम देखते हैं वो लोग टीम में बहुत अच्छे से काम कर रहे होते हैं। और तब कुआन अपनी पावर को इकट्ठा करने लगता है और उन मॉन्स्टर्स पर हमला कर देता है, जिस वजह से हम देखते हैं वहाँ पर बहुत बड़ा धमाका हो जाता है। तब हुआंग बाकी लोगों को बाकी मॉन्स्टर्स पर हमला करने के लिए कहता है। तब जिन्वू सोचता है इनका टीम वर्क तो सच में बहुत कमाल का है, जिसका मतलब ये लोग बहुत अरसे से इकट्ठे काम कर रहे हैं। और क्योंकि इनके पास हीलर नहीं है तो इनका लड़ाई का तरीका बहुत ज्यादा रफ है। और अगर मैं यो की बात करूं तो इसके इक्विपमेंट्स इसकी कम पावर को कवर अप कर रहे हैं। सभी लोग सच में बहुत अच्छा कर रहे हैं, पर मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। और तब हम देखते हैं वो अपनी एक लात से एक मॉन्स्टर को मार देता है और तब हम देखते हैं वो लोग सारे मॉन्स्टर्स को मार देते हैं। तब हॉन्ग कहता है तो चलो फिर सभी मैजिक जेम्स को इकट्ठा कर लें और आपस में बांट लें। और तब हम देखते हैं सभी लोग इस काम में जुट जाते हैं। तब हॉन्ग कहता है थैंक यू जिन्वू, अगर तुम ना होते तो हमें कभी पता ही नहीं चलता
कि वो लोग हम पर कहां से अटैक करने वाले हैं। और आखिरकार तुम्हें इसके बारे में पता कैसे चला? तब जिनवू कहता है ये तो बस मेरा अंदाजा था। तब कुआन हुआंग को अपने पास बुलाता है और कहता है जरा यहाँ देखिए, इन मॉन्स्टर्स को देखकर लग रहा है इनकी मौत किसी के काटने की वजह से हुई है। ये तभी हो सकता है जब मॉन्स्टर्स जगह के लिए एक दूसरे से लड़ते हो। अगर ऐसी बात है तो यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग मैजिक बीस्ट भी होगा। तो होंग सोचता है तो इसका मतलब यहाँ पर एक ऐसा मॉन्स्टर भी है जो कि इन सबसे ताकतवर है। तो इसका मतलब इसमें तो और भी ज्यादा मजा आने वाला है। तब यहाँ जिनवू को कुछ अजीब लग रहा होता है और तब वो यो से कहता है तुम्हारी स्वॉर्ड और शील्ड थोड़ी महंगी है ना? तब यो हाँ कहता है। तब जिनवू कहता है अगर ऐसी बात है तो अपना थोड़ा ध्यान रखना। और तब हम यहाँ देखते हैं कुछ लोग जिम में एक्सरसाइज कर रहे होते हैं और तभी वहाँ पर जमीन हिलने लगती है। तब एक पर्सन कहता है क्या ये किसी चीज के फटने की आवाज है? तब दूसरा पर्सन कहता है शांत रहो, ये चीज हमेशा ही होती रहती है, जरा ध्यान से देखो। इस ऑर्गेनाइजेशन का ओनर ट्रेनिंग कर रहा है। और तब हम यहाँ देखते हैं योनहो ने एक दीवार में छेद कर दिया होता है और वो कहता है मेरा तो अभी वार्म अप भी नहीं हुआ है, तो इसलिए इसे जल्दी से साफ कर दो। तब यो कहता है ये डंजन तो सच में बहुत बड़ा है और हमें तो कोई मैजिकल बीस्ट भी नहीं मिले हैं और तुम कब से इन बैग्स को लेकर घूम रहे हो? क्या तुम ठीक हो ना? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और वैसे भी मुझे बिना लड़े यहाँ पर पैसे मिल रहे हैं। और सोचता है ये डील कुछ ज्यादा ही अच्छी है। मुझे तो लगता है दाल में कुछ काला है। ये एक लड़ाई की टीम है पर फिर भी इनके पास कोई हीलर नहीं है। तब होंग कहता है ये कितनी अजीब बात है कि हमारे यहाँ तक आने तक हमें कोई भी अनइंजर्ड मैजिक बीस्ट नहीं मिला। तब क्यूआन कहता है बॉस यहाँ पर कहीं आसपास ही होना चाहिए। हमें जल्द से जल्द बॉस को ढूंढना होगा, नहीं तो गेट नहीं खुलेंगे। और तब वो लोग आगे बढ़ने लगते हैं और उन्हें रास्ते में बहुत सारे जाले दिखाई देते हैं और तभी वो अचानक से एक रूम में पहुंच जाते हैं जहाँ पर उन्हें बहुत सारे माना क्रिस्टल्स मिलते हैं। तब यहाँ हुएंग सोचता है डोंगसू, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि तुम हमेशा सही नहीं हो सकते हो। मैं वो बंदा नहीं रहा जो कि हमेशा अपने छोटे भाई की बात सुनता रहता था। अब मैं इन सभी मैजिक क्रिस्टल्स को यूज करके अपनी एक टीम बनाऊंगा। और तब सभी लोग उन सभी मैजिक क्रिस्टल्स को आपस में बांटने के बारे में बातें कर रहे होते हैं। तब यो कहता है जिनवू क्या मैं तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट देख सकता हूँ? और चिंता मत करो, मुझे थोड़ी बहुत वकालत आती है। तब जिनवू उसे अपना कॉन्ट्रैक्ट दे देता है। तब यो हुआंग से कहता है जिनवू के कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग आप उसे किसी भी लूट में हिस्सा नहीं देंगे, पर माना क्रिस्टल्स लूट का हिस्सा नहीं है, तो इसलिए इन माना क्रिस्टल्स को 7 की जगह 8 पार्ट्स में डिवाइड करना होगा। तब होंग कहता है तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, हमें इसे 8 पार्ट्स में डिवाइड करना चाहिए, पर उससे पहले हमें इस मैजिक बीस्ट का कुछ करना होगा। ये यहाँ का डंजन बॉस है और इसे हराकर ही हम गेट को बंद कर सकते हैं। तो इसलिए हमें मैजिक क्रिस्टल्स को इस बॉस को हराने से पहले यहाँ से निकालना होगा। पर आज हम लकी हैं कि ये आज सो रहा है। तो चलो फिर अब इन सभी मैजिक क्रिस्टल्स को तोड़ना स्टार्ट करें। और तब वो अपने साथी से उनके टूल्स के बारे में पूछता है। तब वो पर्सन कहता है मुझे माफ कर देना, पर वो गाड़ी में रह गए हैं। तब हुएंग जिनवू और यो को वहीं पर रुकने के लिए कहता है और तब वो लोग टूल्स ले आने के लिए वहाँ से जाने लगते हैं। तब हुआंग कहता है चिंता मत करो, तुम लोग यहाँ पर सेफ रहोगे और अगर तुमने उसे गुस्सा नहीं दिलाया तो तुम्हें कुछ नहीं होगा। और तब वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। तब जिनवू सोचता है रूल्स के अकॉर्डिंग सी रैंक डंजन में कम से कम 8 लोग जाने चाहिए, पर मुझे और यो को छोड़कर ये पूरी टीम 6 मेंबर्स की है और हुएंग के हिसाब से उन्होंने पहले भी बहुत सारे सी रैंक डंजन्स पूरे किए हैं। तो इसका मतलब उनके पास पहले ही वो मेंबर्स होने चाहिए जो कि 8 की टीम को पूरा कर सके। और तब हुएंग कुआन को बॉस वाले गेट को बंद करने के लिए कहता है और तब हम देखते हैं कुआन वहाँ की एंट्रेंस को बंद कर देता है, जिसे देखकर यो शॉक हो जाता है और कहता है क्या इन लोगों ने हमें धोखा दिया है? तब जिनवू सोचता है मुझे पहले से ही इन पर शक था। और तब उसे मिस्टर सॉन्ग की बात याद आती है जिन्होंने उसे कहा था कि कभी कभी तुम कुछ ऐसे लोगों के साथ टकराओगे जो कि गिरे हुए होंगे और तुम उस टाइम कुछ नहीं कर पाओगे। ये काम सच में बहुत ज्यादा डेंजरस है और इसमें बहुत सारे एक्सीडेंट्स होते रहते हैं और अगर कोई एक्सीडेंट हो भी जाता है तो किसी को भी उसके बारे में बताया नहीं जाता, क्योंकि क्राइम रेट पहले से ही बहुत ज्यादा है और वैसे भी डंजन में कोई भी सीसीटीवी कैमरा नहीं होता। तो इसका मतलब अगर वहाँ पर कोई भी लोग मर जाएं तो उसका कोई एविडेंस नहीं होगा। कुछ लोग इतने घटिया होते हैं कि वो कमजोरों को चारा बनाते हैं और उन्हें उसी डंजन में मरने के लिए छोड़ देते हैं। तब यहाँ यो कहता है मुझे यकीन नहीं हो रहा कि ये लोग कुछ मैजिक
क्रिस्टल्स के लिए हमें मार डालेंगे। मैंने शायद कॉन्ट्रैक्ट के बारे में कुछ ज्यादा ही कह दिया। तब जिन्वू सोचता है तुम गलत सोच रहे हो, क्योंकि अगर हमने ज्यादा शोर मचाया होता तो वो लोग हमें वही मार देते। और तब हम देखते हैं उस डंजन का बॉस जाग जाता है। तब यो कहता है जिन्वू मेरे साथ रहना, मैं तुम्हें बचाऊंगा। तब जिन्वू सोचता है हम लोग वहाँ से बाहर निकल सकते हैं, तो शायद उनका प्लान भी यही था। ये एक सी रैंक बॉस है और मैं एक ई रैंक हंटर, हम दोनों की ताकत में तो सच में बहुत बड़ा फासला है, पर ये सब कुछ उस पुराने डंजन के सामने कुछ नहीं है। और तब वो यो से कहता है जरा पीछे हो यो, मैं इसे संभालता हूँ। और तब वो अपनी तलवार को बुला लेता है और कहता है मैं इसे मार कर रहूंगा। गाइस, क्या आपको नहीं लगता कि इसकी एंडिंग बहुत ज्यादा बेकार थी? अभी तो यार मजा आना था, अब हमें फिर से एक हफ्ता इंतजार करना पड़ेगा। बाकी आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये वाला एपिसोड कैसा लगा है। बाकी नेक्स्ट एपिसोड का लिंक आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा और उस पर क्लिक करके अगले एपिसोड को देख सकते हो।